मदन जी को कायदे में ये क्षेत्र छोड़कर दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए भी अपॉर्चुनिटी कर देनी चाहिए। और वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उनका एक बड़ा विराट रूप है, वो जिस भी क्षेत्र से लड़ेंगे वहाँ 100% जीत, क्योंकि उनको चुनाव प्रबंधन में माहिर है। मैं खुला कह रहा हूँ आपके उस पे कि ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो मदन कौशिक के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मदन कौशिक जी एक विराट स्वरूप हो गए हैं, उन्हें इन छोटी चीजों से बाहर आना चाहिए। उन्हें जो कलियर विधानसभा है, जो लगातार भाजपा की सीट नहीं निकल पाती है, तो कलियर से फिर उन्हें मौका दे देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी आरोप उन पर है। कारण क्या है कि यहाँ लोग मदन जी स्वयं व्यापार करने आए थे यहाँ। तो मेरा सवाल ये था कि मदन जी जो है 5 बार विधायक हो गए, है ना, तमाम मंत्री पद भी है, तमाम लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि अब बदलाव होना चाहिए हरिद्वार जिले में। नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, किस प्रकार से मदनी जैसा लाल बत्ती लगाकर इस यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता था। धामी सरकार कार्यकाल में धामी जी ने कैसा कार्य किया है सनातन के लिए, धर्मनगरी के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से भारत के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको धर्म रक्षक की संख्या दी गई। धर्म रक्षक, संतों के लिए, पुरोहितों के लिए सबसे पहले तुरंत खड़े होने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। हरिद्वार जिले में बदलाव ऐसा होना चाहिए कि कोई सनातनी व्यक्ति या संतों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, पुरोहितों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको मौका मिले जो संत समाज की तीर्थ स्थल की भावना को समझते हुए उस हिसाब से काम करे। तो क्या अगर उज्जवल पंडित को मौका मिल जाता है विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा हरिद्वार से, तो क्या ये जीत, ये सीट निकल पाएगी? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला हरिद्वार, धर्मनगरी हरिद्वार में। मेरे पीछे माँ गंगा जी बह रही हैं कलकल करती हुई अपने प्रवाह के साथ, जैसे वो निरंतरता हमेशा बहती रहती हैं, स्वच्छ, निर्मल और ठंडी। और आज इसी माँ गंगा के सानिध्य में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उज्जवल पंडित जी, जो कि तीर्थ पुरोहित हैं, और साथ में भाजपा के कर्मठ, जुझारू और लोकप्रिय जनमानस के प्रति समर्पित रहने वाले कार्यकर्ता हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आप। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। अच्छा, शुरुआत में एक चीज़ मैं थोड़ा नोटिस कर रहा था कि आपने ये जो त्रिपुंड लगाया हुआ है बड़ा ही अद्भुत और तेज प्रदर्शित कर रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? त्रिपुंडम भस्म नाधार्यम शिवस्य परम पदम। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं वो भगवान शिव के परम पद को प्राप्त होते हैं, ऐसे हमारे पुराण कहते हैं। मेरी ये तीसरी या चौथी पीढ़ी है जो इसी प्रकार भगवान शिव की स्तुति करते हुए, भगवान शिव की अनन्य भक्त होते हुए यह त्रिपुंड धारण करती हैं। जैसे कि उज्जवल जी, मैं आपसे अगर बात करूं, सनातन नगरी में हम बैठे हुए हैं, तो सनातन नगरी की अगर हम ये बात करें तो पहले शुरुआत इसी कर देनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर जानना चाहूँ कि आज हरिद्वार जो है पर्यटन और धर्म नगरी दोनों का समावेश होकर एक बड़ा क्षेत्र बन चुका है। अर्ध कुंभ भी आ रहा है, सरकार तैयारी कर रही है लगातार। मोदी सरकार ने अभी कुछ समय पहले पेट्रोल, डीजल और तमाम जो बातें कही आपने सुनी, 7 बिंदुओं पर बात करी कि ये सब कम कर देना चाहिए। तो क्या इस बिंदु को कम करने से पर्यटन जो है उस पर असर होगा हरिद्वार नगरी में? क्योंकि लोग जब आ नहीं पाएंगे या लोग जब पूजा अर्चना करने में मन है पर ये जो समस्याएं आ रही इसको जो मानेंगे, तो कैसे फिर पर्यटन को बढ़ावा होगा और सनातन को इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा? देखिए, पहले तो जहाँ तक इस धर्म नगरी की बात है, ये एक तीर्थ स्थल है और वो पूर्व में तीर्थ यात्रा जितना लोग पैदल चलकर करते थे, विभिन्न प्रकार की विलासिताओं को छोड़कर, विभिन्न प्रकार के संसाधनों को छोड़कर जब यहाँ आते थे, तो उनकी जो शुचिता है, वो पवित्रता है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा है। अब कांवड़ यात्रा देखते हैं, यहाँ से जल भर कर जाते हैं और इतना। और मुझे याद है मेरे परिवार से मेरे बहुत सारे ऐसे
मेरे पिता चाचा और उनके सभी मित्रगण, मैं बात कर रहा हूँ 80 के दशक की, जब वो यहाँ से चारधाम यात्रा के लिए पैदल प्रतिवर्ष एक एक यात्रा और ऐसे अनेकों लोग देश भर से आते थे, तब भी अच्छा खासा पर्यटन था, तब भी सारी चीज़ें थी, तीर्थाटन पर्यटन ये सब है। हाँ, दिक्कत थोड़ी सी वो आएगी जो लोग पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं, हो सकता है कि वो उनके कदम पीछे हट जाएं, लेकिन जो तीर्थ यात्रा करने, जो पुण्य प्राप्त करने, जो सनातन के समागम में शामिल होने के लिए, जो ना किसी चिट्ठी पत्री किसी आमंत्रण का इंतजार किए बिना गंगा की ओर डलायित होकर गंगा में पुण्य पान करने के लिए आ जाते हैं, ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता कोई कमी आने वाली है। निरंतर ये उत्साह के साथ बढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर आपने पर्यटन की जब बात करी, हमने सब चीज़ों को समझा, अगर मैं बात करूं प्रदेश की सरकार की, सीएम धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेतृत्व कर रहे हैं इस समय भाजपा सरकार का, तो सनातन के लिए और धर्म नगरी हरिद्वार के लिए वो कैसे मुख्यमंत्री है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्योंकि आप एक तो कर्मठ शुरुआती कार्यकर्ता भी रहे हैं, तमाम सभी परिप्रेक्ष्य आपने देखे, तमाम मुख्यमंत्री भी देखे, कार्यकाल भी देखे। धामी सरकार कार्यकाल में धामी जी ने कैसा कार्य किया है सनातन के लिए, धर्म नगरी के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से भारत के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको धर्म रक्षक की संख्या दी गई। धर्म रक्षक, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसका। और धामी जी का हरिद्वार से बहुत स्नेह है, गंगा से बहुत स्नेह है। मैं को फुटवे दूं, जब उनका मन होता था गंगा के तट पर आकर बैठते थे, गंगा आरती में शामिल। और 2010 का तो मुझे वो पूरा कुंभ याद है कि जब उन्होंने हमारे सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ हर स्नान में रात को यहाँ आ जाते थे और पूरे स्नान का आनंद उन्होंने उन साधु संतों के साथ लिया। उनकी दीक्षा यज्ञोपवीत हरिद्वार के अंदर हुआ। अभी उन्होंने अपने बच्चों का जब यज्ञोपवीत कराया वो भी हरिद्वार के अंदर कराया, उनके गुरु भी हरिद्वार के अंदर है। और संतों से उनका बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है, और वो पूरी प्रकार से धर्म में आसक्त हैं। वो इस धार्मिकता को जानते हैं, इसलिए गंगा के प्रति, इस हरिद्वार की तीर्थ की मर्यादाओं के प्रति लगातार जिस प्रकार से यहाँ विभिन्न प्रकार की वन भूमि पे या अन्य क्षेत्रों में वो जिसे कहेंगे लैंड जिहाद हो रहा था, जिन लोगों का यहाँ आक्रमण हो रहा था लगातार, उन लोगों पे उन्होंने, अभी हम पीछे कुछ लोग ऐसे चिन्हित कर रहे थे कि जो लोग वेश बना कर रह रहे थे या तिलक लगा कर गए, जब हमने मुख्यमंत्री से चर्चा करी तो मुख्यमंत्री ने हमारा उत्साह बढ़ाया। कह ले नहीं, गलत लोगों का यहाँ काम नहीं है, जिनका हमारी धर्म संस्कृति से, जिनका हमारे विचारों से, हमारी तीर्थ यात्राओं से, धर्म से नाता, उनका क्या मतलब है यहाँ। और उसके साथ साथ संतों के लिए, पुरोहितों के लिए सबसे पहले तुरंत खड़े होने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। और ये गंगा बह रही है हमारे साथ, मैं तो साक्षी हूँ उस पल का। जब जब भी कुछ हुआ तो इस गंगा के तट पर आए और गंगा ने उनको बहुत कुछ दिया है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें, अब आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो उत्तराखंड की राजनीतिक जो है हलचल मच गई है, क्योंकि कुछ समय रह गया चुनावों में, अर्धकुंभ भी आ रहा है, तो सबकी नज़र जो है वो पूरे उत्तराखंड पर टिकी हुई है। क्योंकि उत्तराखंड नगरी अपने आप में देवभूमि नगरी है। सब लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार किस तरह काम करे, कितना पर्यटन भी होता है या तीर्थ नगरी के हिसाब से सब लोग अपनी अपनी आशाएं रखते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार आपको क्या लगता है कि आप कर्मठ, आप जनता के बीच में भी सक्रिय रहते हैं, तो क्या इस बार धामी सरकार वापसी कर पाएगी, उत्तराखंड में हैट्रिक मार पाएगी? देखिए, चूंकि ये धर्म की भूमि है, इसे देव भूमि कहा जाता है। यहाँ पग पग पर देवी देवता और जागृत देवता हैं, वो यहाँ रहते हैं। क्या है कि कांग्रेस की मान सकते, क्योंकि यहाँ एकमात्र विपक्षी दल कांग्रेस है और कोई दल ऐसा कोई एक्टिव नहीं है कोई। कांग्रेस की मानसिकता क्या हो गई, दिक्कत क्या हो गई, वो पता नहीं क्यों सनातन धर्म को फॉलो करने वालों के प्रति आक्रमणकारी रवैया, हीन भावना, द्वेष भावनाएं रखते हैं। वही बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोगों के प्रति, लोगों के अंदर अलग प्रकार की भावनाएं हो गई हैं। इस धर्म को बचाने का काम अगर कोई कर रहा है, धर्म के खिलाफ बोलने वालों को सजा देने का काम अगर कोई कर रहा है, धार्मिक क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वालों पर अंकुश लगाने का कोई काम कर रहा है, तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कर रही है। लगातार पूरे क्षेत्रों में
जिस प्रकार से उन ऐसे लोगों का आगमन आने लगा, उन लोगों का अतिक्रमण होने लगा, उन लोगों की भौगोलिक परिस्थितियां चेंज करने की चीज़ें होने लगी, जिनका हमारी देवभूमि से कभी कोई नाता नहीं रहा, उन लोगों पे अब अंकुश हो गया, उनके मन में भय व्याप्त हो गया। उन्हें पता है कि धाकड़ धामी है, धर्मरक्षक धामी है, एक धुरंधर धामी है। वो क्यों है? क्योंकि वो लगातार धरातल पर जाकर चीज़ों को कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर, शासन पर इस प्रकार से नियंत्रण रख, जरा भी जो लोग देवभूमि को हानि पहुंचाते हैं, देवभूमि के प्रति अश्रद्धा रखते हैं, देवभूमि के प्रति असंतोष फैलाने का भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, उन सभी लोगों पर अगर किसी ने अंकुश लगाने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। कांग्रेस जो है वो लगातार, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये आरोप लगाती है कि भाजपा सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जब से भाजपा सरकार तब से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। और तीसरी बात करती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट करती है, उन्हीं की अतिक्रमण तोड़ती है। क्या कोई और अतिक्रमण नहीं दिखाई देते भाजपा सरकार को? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के अतिक्रमण दिखाई देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति या एक ही कम्युनिटी पर कार्रवाई करती है? और भ्रष्टाचार की जो बात करती है, जीरो टॉलरेंस सरकार है, तो भ्रष्टाचार तो पूरे पूरे के पूरे उत्तराखंड में लगातार चल रहा है। चाहे खनन माफिया की बात करते हैं वो लोग, वन माफिया की बात करते हैं। तो ये जो तमाम आरोप वो कांग्रेस पार्टी के विधायक लगाते हैं भाजपा सरकार पर, फिर वो किस तरह की बात? उनकी मजबूरी है, उन्हें वोट बैंक एक ही दिखता है, टोपी दाढ़ी। इसी गंगा को कांग्रेस की सरकार ने एक स्कैप चैनल घोषित कर दिया। इन्हीं की सरकार थी कि ये उन लोगों के भी नहीं है। कलियर शरीफ यहाँ से पास में है, वहाँ किस प्रकार के स्थितियाँ बन गई थी, कितनी अनियमितताएं, कितनी चीज़ें हो गई थी, वो सब उस समय कांग्रेस की सरकार में देखा। यहाँ तक कि 2016 का जब अर्धकुंभ करने का मौका उन्हें मिला, तो उस 2016 के अर्धकुंभ के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां, एक और तो उस समय के नेता, उन समय के मुख्यमंत्री वो कराने के लिए तो बात करते रहे, लेकिन कोई धर्म वालों की, कोई सनातन वालों की, किसी संत को उन्होंने प्रयास नहीं किया कि वो गंगा में डुबकी लगाएं। केवल दूर दूर टॉयलेट्स बना दिए गए और निर्माण के नाम पर अस्थायी जो चीज़ें कर गई उसमें लगातार भ्रष्टाचार किया गया। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को, आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक व्यवसायी को फ़ायदा देने के लिए ज़बरदस्ती घाट खराब करके 3 फुट का पुल बना दिया गया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं था? जिस भी क्षेत्र में आप, जिस भी विधानसभा में, जिस भी उत्तराखंड के क्षेत्र में जाए, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ उन्होंने सिर्फ एक ही लोगों को आगे ठेके लेंगे, सरकारी कार्यालयों में काम करने का काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि केवल एक कम्युनिटी को, जिसका वो वोट बैंक चाहते हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने लगातार पहली बार नकल विरोधी कानून जैसी चीज़ें लेके आए, लगातार लैंड जिहाद को रोकने का काम किया, लगातार ऐसे उन्होंने प्रयास किए कि जो सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको जेल में डालने का काम किया। इस बात के गवाह अगर कोई बने हैं तो उत्तराखंड की जनता बनी है। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, वो किशन चंद, बार बार छूट भी जाता था, तैनाती भी पा लेता था और उसके बाद फिर वो मौज करता था, लेकिन आज वो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे है। वो किसकी सरकार में हुआ? क्यों आपकी सरकारों ने ये सब नहीं किया? आप ही के नेता लगातार उन चीज़ों में लिप्त थे कि जो समाज में वैमनस्य पैसा फैलाना, द्वेष फैलाना, लगातार खनन माफियाओं को, और यहाँ के नहीं, बाहरी राज्यों के खनन माफियाओं को लाकर, और गुंडागर्दी। मुझे याद है वो समय भी जब नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, किस प्रकार से मदनी जैसा लाल बत्ती लगाकर इस यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता था। किस प्रकार से वो लाल बत्तियों के कारण किस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर वैमनस्य की स्थितियाँ पैदा हो गई थी, फिजूल खर्ची की चीज़ें हो गई थी। सब चीज़ों पर अंकुश लगाए। आज मुख्यमंत्री धरातल पर दिखते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं किसी उसमें। आज किसी भी कार्यालय में, अभी आपने देखा ना देहरादून के अंदर रोडवेज में वहाँ पहुँच गए, खटीमा में पहुँच गए, कहीं आप जिस प्रदेश में देखो वो सीधा पहुँच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक कार्यकर्ता से सीधा संवाद रखने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अच्छा, अगर मैं अब बात करूं हरिद्वार जिले की, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र की, तो हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। यहाँ पर विधायक मदन कौशिक जी हैं, लगातार 5 बार विधायक रहे और मंत्री रहे, अध्यक्ष रहे भाजपा के, और साथ में अब दोबारा उन्हें पुनः जिम्मेदारी मंत्री पद की मिल गई है। कुछ समय का, महीने का टेन्योर है, अर्धकुंभ आ रहा है, तमाम जिम्मेदारियां हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, लेकिन फिर जनता से जब हम बात करते हैं
जनता एक बार, विपक्ष दोनों एक बात कहता है कि मदन कौशिक जी ने सिर्फ और सिर्फ सनातन नगरी के लिए, यहाँ की जनता के लिए, सिर्फ अपने लिए विकास किया, अपने पे तमाम पैसे की जितनी व्यापारी मंडल है उनका विकास किया, अब जनता का कोई विकास नहीं किया। ये जो बार बार बात निकल कर आती है, क्या ये आपको लगती है कि सच है? देखिए क्या है, 5 बार से यूं ही तो विधायक नहीं बन रहे हैं, यही जनता बना रही है, कुछ तो काम किए ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आंख पे पट्टी बांध के कुछ। लेकिन हाँ मैं तो आज आपके माध्यम से एक बात कह देता हूँ, ये क्या है कि लोग ना एक वो कॉमन मैन बन गए, वो हर जगह उपलब्ध है, ये है, लोग अब बदलाव चाहते हैं, बदलाव की बात करते हैं, मेरी भी चर्चा होती है, हम भी बड़े क्षेत्रों में जाते हैं, मैंने भी बड़े लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। मदन जी ने एक चीज क्या किया है कि उन्होंने सब किसी को हाँ भर दी है। हाँ का मतलब आपने जो भी काम धंधा करना है उसके लिए हाँ है, आपने जो भी काम करना है उसके लिए हाँ है, बस मुझे वोट। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसका मतलब बिल्कुल आपके कैमरे ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी जरायम में शामिल है, वो तीर्थ की मर्यादा के उलट कोई काम कर रहा है, तीर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको उसका विरोध करना चाहिए। मदन जी यहाँ पर विरोध नहीं करते। अच्छा, जैसे कि कांग्रेस के कोई नेता ने जब उनसे बात की तो उन्होंने एक बात कही कि अगर विकास की जब हम बात करते हैं हरिद्वार जिले की, आपने भी जिक्र किया कि 5 बार जनता विधायक बना रही है, मंत्री भी बना रही है, तो कुछ सोच के बना रही होगी, लेकिन जब जनता से हम बात करें, जनता कहती है कि 5 बार मंत्री मतलब 5 बार विधायक बन गए, लगातार मंत्री भी रह लिए, पर विकास 5 बार में तो एक अलग दिखता है। अगर आज हम हरिद्वार को देखें तो वो 5 बार के विधायक का विकास तो यहाँ कुछ नहीं दिखता। जनता के शब्द ही हैं ये, जनता ने ग्राउंड रिपोर्ट्स में ये बात को स्वीकारा। विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता है कि भाई विकास आप देखो, गंगा बह रही है, बहती गंगा में तटों के निर्माण हुए जा रहे हैं, तमाम तटों के, और भी बहुत सारी बातें, सिर्फ व्यापार को बढ़ावा है। लेकिन जो वास्तविक जनता की समस्याएं, चाहे सीवेज की समस्या हो या और भी समस्याएं, उन पर कोई बात नहीं होती है, कोई कुछ पे काम नहीं होता धरातल पर। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए विकास की स्थिति ये है कि कभी वो भी समय था कि यहाँ एक सीमित क्षेत्र में सीवेज था, जो कि अंग्रेजों के समय। आज शांति कुंज से लेकर और पूरा जहाँ आर्यनगर तक ये विधानसभा है, सब जगह सीवेज हो गई है। इसके साथ साथ जितने हमारे झूलते हुए तार थे वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। इसके अलावा सड़कें चौड़ी हो गई हैं, पालिका से नगर निगम हो गया है, बीच में विभिन्न प्रकार के द्वार बन गए हैं। लेकिन हाँ, ये भी आरोप उन पर है, कारण क्या है कि यहाँ लोग मदन जी स्वयं व्यापार करने आए थे, यहाँ पढ़े और फिर वो व्यापार में लिप्त हो गए। वो खुद व्यापारी हैं, तो इसलिए व्यापार में लिप्त हो गए, तो उनका संबंध व्यापारियों से है। तो लोगों को ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सब कुछ मदन कौशिक ही नहीं कर रहे। जो लोग यहाँ व्यापार करने आ रहे हैं वो तीर्थ की मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहे। लोग अब क्या कहते हैं, भाई मदन जी की एक मित्रता एक छोटे कार्यकर्ता से भी है, एक मध्यम वर्ग के कार्यकर्ता से भी है, और एक जो धनाढ्य व्यक्ति है, जो धनार्जन करता है बड़ी मात्रा में, वो भी उनके संपर्क में रहता है। क्या है कि वो धनाढ्य लोग सामने दिख जाते हैं, निम्न और मध्यम कार्यकर्ता थोड़ा सा जिंदाबाद मुर्दाबाद में रह जाता है। इसलिए वो चाहता है कि मैं ये ऐसे क्यों बन गया, मैं क्यों। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो मेरा सवाल ये था कि मदन जी जो है 5 बार विधायक हो गए, है ना, तमाम मंत्री पद भी है, तमाम लोग उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अब बदलाव होना चाहिए हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले में बदलाव ऐसा होना चाहिए कि कोई सनातनी व्यक्ति या संतों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, पुरोहितों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको मौका मिले जो संत समाज की, तीर्थ स्थल की भावना को समझते हुए उस हिसाब से काम करे। और मदन जी को कोई ऐसी विधानसभा दे दी जाए जहां से वो लड़ें और जीतें। जैसे कि मेरी अभी बात स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी से भी हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को मिले, क्योंकि मदन जी तो अजय और धाकड़ धुरंधर व्यक्ति हैं, उन्हें तो ऐसी विधानसभा से लड़ाया जाए कि जो बिल्कुल जीतना असंभव, पर वो वहां से भी जीत जाएंगे, क्योंकि वहां जरूरत ज्यादा उनकी है। हरिद्वार जिले को उस व्यक्ति की जरूरत है जो सनातन से, जो पुरोहित से या संतों की भावना को, तीर्थ स्थान की भावना को समझ सके। तो क्या आप ये बात मानते हैं सही है? देखिए वही होना चाहिए जो लोग तीर्थ की मर्यादा के अनुकूल यहाँ विकास कर सकें, तीर्थ की मर्यादा के अनुसार यहाँ के सारे डेवलपमेंट में, सारे रखरखाव में और व्यापार का प्रबंधन जनता के साथ तारतम्य
वो सब तीर्थ के अनुसार हो। हाँ, मदन जी के लिए ये तो मैं भी सलाह दूंगा कि देखिए क्या है कि अब देना तो पार्टी ने है, सारी चीज़ें करनी है। मदन जी का जो गृह क्षेत्र है वो विधानसभा कलियर के अंतर्गत आता है, इमली खेड़ा। बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने वहाँ इंटरनेशनल स्कूल बनाया और एक मंदिर बनाया, और अभी वहाँ पर वो एक, मुझे ऐसा पता लगा कि हॉस्पिटल भी वहाँ खोलने जा रहे हैं। तो इस चीज़ का लाभ उन्हें मिलेगा, और मदन जी को कायदे में ये क्षेत्र छोड़कर दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए भी अपॉर्चुनिटी कर देनी चाहिए। मैं तो ये तक कहता हूँ, आपको सब कुछ दिया, हरिद्वार ने सारा कुछ किया, आप तो जिस उद्देश्य, कालखंड हुई के 5 बार हो गए। देखो क्या होता है ना, फिर कार्यकर्ताओं में भी दूसरी तरह का भाव आने लगता है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो इस प्रकार चाहते हैं, और उन्हें मौका भी मिलना चाहिए। ऊपर तक आ रही हैं सारी चीज़ें, उन्हें मौका। जनता भी अब ये बात स्वीकार कर रही है कि मदन जी विधायक ठीक हैं जैसे भी हैं, पर अब बदलाव होना चाहिए हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में। नहीं, बदलाव का मतलब ये है कि भाई वो सक्षम है। कारण क्या है कि वो इतने बड़े नेता हो गए भाई, प्रदेश अध्यक्ष रह गए, 3-3 बार मंत्री रह गए, और जब जिस क्षेत्र में उनको कहा उस क्षेत्र में कई चुनाव जिताने का उन्हें है, उन्होंने नगर निगम जिताने में बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं, वार्ड आज इतने जिताए हैं उन्होंने, और वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उनका एक बड़ा विराट रूप है। वो जिस भी क्षेत्र से लड़ेंगे वहाँ 100% जीत, क्योंकि उनको चुनाव प्रबंधन में माहिर है। उन्हें फिर तो जो कलियर विधानसभा है, जो लगातार भाजपा की सीट नहीं निकल पाती है, तो कलियर से फिर उन्हें मौका दे देना चाहिए, क्योंकि जैसे वो सीट निकले। मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से कि मदन जी को भी राय है कि कलियर विधानसभा हम कभी नहीं जीते। आपका गृह क्षेत्र भी है, अब आपने वहाँ पर स्कूल भी बना लिया, अब आपने वहाँ पर हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, हरिद्वार के साथ साथ वहाँ बड़े विकास आपने उस क्षेत्र में कर दिए। तो भाई एक गांव का बेटा है, गांव में जन्मा बेटा है, यहाँ से जो चीज़ आपने पानी थी वो सब आपको मिल गई। तो अब आप दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। जैसे कि अगर अब मैं समझूं कि अगर मदन जी को मान लीजिए मौका कहीं और मिल जाता है, तो फिर क्या हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से उज्जवल पंडित को भाजपा सरकार या भाजपा पार्टी, आप क्योंकि आप लगातार शुरू से ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और जनता के बीच में भी सक्रिय हैं, समाज सेवा हम देख रहे थे हरिद्वार में भी, जब हम भ्रमण कर रहे थे तब आपके साथ तभी लोगों ने भी नमस्कार प्रणाम किया, आपसे लोग कनेक्टेड करते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या अगर उज्जवल पंडित को मौका मिल जाता है विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा हरिद्वार से, तो क्या ये जीत, ये सीट निकल पाएगी भाजपा? देखिए, सीट तो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ कोई धरातल पे नहीं। उज्जवल पंडित ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो। बहुत लोग मुझ जैसे, बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के, पार्टी मुझे कहेगी मैं लड़ लूँगा, किसी दूसरे को कहेगी, उसके लिए हम तो ऐसे ऐसे, मैं आपको बताऊं, हमारा हर की पौड़ी का क्षेत्र था, उस वार्ड को हमने 32 सालों से नहीं जीता। मेरी वहाँ जिम्मेदारी लगाई गई, वो जीत पार्टी की झोली में डाली। वैसे ही नगर पालिका क्षेत्र शिवालिक नगर में परिस्थितियाँ थी, मैं अपने मुंह से अपने मियाँ मिट्टू बनने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ जहाँ पार्टी ने जब जब जिम्मेदारी दी, क्या करें, सकारात्मक परिणाम हमारे माध्यम से मिला है। तो पार्टी आपको भी मौका मिल सकता है, किसी को भी, पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में जो भी सक्रिय कार्यकर्ता है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो डिजर्व करते हैं, नया मौका देना चाहिए। मदन जी को ही चाहिए कि मदन जी 5 बार से यहाँ हो चुके हैं। अब वो अन्य कल्याण, कोई सी भी जहाँ विधानसभा ऐसा लगता है कि वो वहाँ कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो सक्षम है, और नए लोगों को लाकर पार्टी को यहाँ पे एक नई ऊर्जा हो जाएगी। दिक्कत क्या है, जो नेगेटिविटी जो आप कह रहे हैं ना, नकारात्मकता, ये क्या है कि वो एक बोरिंग फेस वाली बात होगी कि एक ही फेस को कंटिन्यू देते रहते, वो चीज़ें हो गई। क्या है, समस्याएं तो रोज उजागर होंगी, समस्याओं का निराकरण लगातार होता है, लेकिन समस्याएं रोज उजागर होती हैं। लेकिन दिक्कत, मैं फिर कह रहा हूँ, धनार्जन की लालच में ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया है, जिनका आश्रय जिन लोगों से मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों से ऐसे लोगों को आश्रय मिल जा रहा है जो लगातार धर्म के खिलाफ हैं, तीर्थ के खिलाफ हैं और जराइम पैसे में इन्वॉल्व है। कम से कम जो भी काम हो तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ ना जाए, और तीर्थ के विकास को ध्यान में, तीर्थ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि एक बात और भी सुनने को मिलती है, तमाम जनता से भी, विपक्ष भी ये बात लगातार कहता है कि मदन जी जो हैं
विकास तो चलिए अलग बात हो गई, लेकिन मदन जी अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को या उम्मीदवारों को हराने का काम कर देते हैं। चाहे वो बात आपके लक्सर क्षेत्र की कर दी जाए, वहाँ के एक विधायक ने भी खुलकर आरोप लगाया था। बात करें ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ पे भी खुलकर आरोप लगाया था। यहाँ तक कि लोग ये तक कह चुके ग्राउंड रिपोर्ट में हमसे कि सीएम धामी को हराने के पीछे भी मदन जी का ही हाथ था। तो क्या ये बात आप मानते हैं? वो तो क्योंकि ये तो सामने सब लोग खुल के स्पष्ट बोल चुके हैं। जितने मुंह उतनी बात। फिर तो फिर 70 की 70 पे मदन जी लड़ने में सक्षम है। ये तो मुझे इस बात में कोई, मुझे नहीं लगता ये बात शोभनीय है, ये बात कुछ है। अगर इतनी चीज़ें हैं तो फिर तो मदन जी वहाँ पे अपने किसी व्यक्ति को भी लड़ा सकते हैं, वो तो फिर कहीं भी लड़ सकते हैं। और हारने के बाद ये चीज़ें, जिस समय चुनाव हो रहा होता है तो चुनाव के समय में प्रदेश की टीम, केंद्र की टीम, विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर, विभिन्न प्रकार के प्रभारी, सह प्रभारी, विस्तारक, प्रचारक, सभी लोग लगे होते हैं। ये विषय उन लोगों को उस समय रखनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इन चीज़ों को करिए। केवल एक व्यक्ति विशेष पे आरोप लगाना मुझे नहीं लगता है ठीक। भाजपा जिला अध्यक्ष हैं आपके हरिद्वार के, उन्होंने भी बात को अपनी वीडियो के माध्यम से कहा कि मदन कौशिक जी जो हैं मंत्री हैं, लेकिन फिर भी जहां भी कार्यक्रम करते हैं वो किसी अन्य विधानसभा में, तो संगठन से पहले उन्हें बात बताना चाहिए कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बात भी खुलकर आई। देखिए ये संगठन के व्यक्ति की और मदन जी का विषय। अब क्या है, सरकार के किसी तंत्र ने कोई कार्यक्रम लगा दिया और सरकारी विभाग की जिम्मेदारी है वो वहाँ के क्षेत्र के संगठनात्मक लोगों को सूचित करें। चाहे वो हरिद्वार ही नहीं, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री जिस क्षेत्र में जाता है वहाँ के उस स्तर के विभागीय जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होती है प्रोटोकॉल जारी करना, ना कि वहाँ के। हाँ, इतना जरूर है, देखिए हरिद्वार में तो क्या है कि वो तो कहीं भी जा सकते हैं उनका, लेकिन अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। मैं विधानसभा की कह रहा हूँ, हरिद्वार जिले की इतनी विधानसभाएं हैं। मदन जी का सब जगह पारिवारिक स्थितियां हैं, कहीं से वो पढ़े हैं, कहीं उन्होंने जन्म लिया है, कहीं मित्रता है, कहीं परिवार के लोग रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सब बात के लिए कहने के लिए वो बार बार किसी के जन्मदिन में जा रहे, किसी के मुंडन में जा रहे, कोई सरकारी कार्यक्रम में अगर जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो किसी उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार कह रहा है कि मुझे टिकट मिलेगा उस विधानसभा से, उसी भाजपा के अपने साथी सहयोगी के साथ उसमें कार्यक्रम कर रहे हैं, वो तो ये तो गलत मानते हैं ना लोग। अब एक मुझे बात बताओ कि वही लोग जो लगातार मदन कौशिक को हराने का काम पिछले 5 वर्षों से करते हैं, लगातार 5 बार की विधानसभाओं में वही लोग लगातार पार्टी में रहकर मदन कौशिक मुर्दाबाद और मदन कौशिक को हराने के लिए शाम दाम दंड भेद हर चीज़ें करते हैं। आज जब मदन कौशिक हारते नहीं, आज जब मदन कौशिक किसी भी प्रकार से मंत्री बन जाते हैं, किसी भी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, उनकी राजनीतिक पहुंच बढ़ जाती है, दायरा बढ़ जाता है, और फिर वही खिसियानी बिल्ली खनमान हो कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं बता रहे, हमें नहीं ये कर रहे। भाई आप मेरे पास आए हो, आपसे मेरी मित्रता है, आपसे मेरा संपर्क है, आपके संस्थान पर मैं जा रहा हूँ, आपका विभाग मुझे कोई कार्यक्रम में बुला रहा है तो विभाग देगा। लेकिन वो लोग किस आधार पर शिकायत कर रहे हैं जो पिछले 25 सालों से लगातार जड़े खोदने का, गड्ढे खोदने का काम कर रहे हैं? मैं खुला कह रहा हूँ आपके उस पर कि ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो मदन कौशिक के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मदन कौशिक जी एक विराट स्वरूप हो गए हैं, उन्हें इन छोटी चीज़ों से बाहर आना चाहिए। पर इससे क्या संगठन में आपसी कलह नहीं दिख रही? फिर इस बात से क्या कह रहा हूँ, कलह होनी नहीं चाहिए। आप एक विराट व्यक्तित्व हो गए हैं, आपको सबको साथ में लेना के चढ़ना पड़ेगा, इन छोटी छोटी बातों पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको सबको तय करना पड़ेगा। अगर किसी ने आरोप भी लगाया है, अब एक बात बताइए, देश में इतने सारे लोग हैं, आप प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, वो जाते हैं ना, ऐसे लोगों को गले भी लगाते हैं, मित्रता व्यवहार भी रखते हैं, उनके प्रति संवेदनाएं भी रखते हैं, सब भाव भी रखते हैं। लाइन खींच के राजनीति में कभी कुछ नहीं होता, यहाँ जहाँ तक मैंने सीखा है। हाँ, कुछ लोग इस प्रकार के क्या हैं कि जो मदन जी के साथ लगकर मदन जी का नुकसान क्या करते हैं। जैसे एक कहावत है कि एक राजा है, उसके साथ एक चापलूस महामंत्री, वो जहाँ बैठक होती तो उसको उन्होंने सिखा रखा है कि उस दरबार में उनकी वाहवाही गानी है। होता है जब आज व्यक्ति राजा पद पे आ जाता है ना, उसको वाहवाही, उसको नकारात्मकता नहीं चाहिए कि महाराज आपने इस युद्ध में 25 सरम कलम किए थे,
और मारी मक्खी भी नहीं तो उधर से आवाज़ आती है राजा साहब की, बताओ इन्हों कैसे कैसे काटे थे। हाँ काटे थे ना, 25 नहीं 27 काटे थे मैंने सर, बताओ कैसे कैसे करे थे। झूठ का पुलिंदा, रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, 5 लोग ऐसे ऐसे लोग उनके साथ खड़े हैं जो अपना बूथ तक आज तक नहीं जिताया, और बताते हैं मेरी रैली में 1000, 2000 और 5000 आदमी थे। मैं बसें भर के लाया था 5, बूथ नहीं जिता पाए बूथ। आप मेरे साथ बाजार में आए, 25 नमस्ते हो गई आज 100 कदम की दूरी पे, और लोगों को नमस्ते नहीं करते, गालियां देते हैं। लेकिन आज मदन जी को ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। अगर हम ये जानना चाहें, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या अगर फिर ये जो माहौल बना है हरिद्वार जिले में, जो सनातन नगरी धर्म नगरी है, तो क्या फिर मदन कौशिक जी को दोबारा यहाँ से मौका मिलना चाहिए या कोई और चेहरा होना चाहिए भाजपा का फिर यहाँ से? नहीं नहीं, मेरा कहना यह है, देखिए मदन जी लड़ रहे हैं, बार बार लड़े, आगे भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। लेकिन क्या है कि एक ऊर्जा व्याप्त होती है, नहीं तो निराशा आती है कार्यकर्ताओं में, एक नई ऊर्जा आती है नए ट्रेंड के साथ। अब नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक जिस समय मैं प्रदेश मंत्री था वो केंद्र में राष्ट्रीय महासचिव थे। एक नए प्रकार की ऊर्जा, नए प्रकार का मेरा पिछले लंबे समय से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से एक व्यक्तिगत वो रहा, जब भी हरिद्वार आना सब आते, जब वो बने 2 बार के विधायक थे तो हमें ऐसा लगा हमारे साथ का व्यक्ति एक नए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा के साथ, हम ये नहीं कह रहे रिटायर, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग अन्य जगह भी किया जा सकता है, हमारा कहना ये है। और ये जिम्मेदारी मदन जी को समझनी चाहिए। अब उसका तरीका क्या है, चूंकि आप अगर 5 सीट, वो आरोप जो लोग लगा रहे आप पे हराने का कराने का, तो आप ये दिखाओ कि मैं अपनी दूसरी सीट से भी लड़के उसका प्रभाव दूसरी जगह ले जाके मैं सब सीटें जिता सकता हूँ। आप एक आप विधानसभा हरिद्वार तक सीमित रह गए, जबकि जब बड़ी विधानसभाएं थी, जो आज विधानसभा रानीपुर हो गई है, उसका ज्वालापुर का बहुत बड़ा हिस्सा, ज्वालापुर विधानसभा नहीं, रानीपुर विधानसभा का ज्वालापुर हिस्सा जो था वो हरिद्वार विधानसभा का था, बड़े वर्ग का हिस्सा था। सब लोगों ने सारी चीज़ें करी। आज आप केवल उस क्षेत्र को छोड़ के एक अपनी विधानसभा, उसी में उठा पटक, उसी में ऊपर नीचे सारी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने एक टारगेट, लेकिन मेरा फिर कहना है, आप एक बड़े व्यक्तित्व हो गए हैं, आपका स्वरूप एक बड़ा हो गया है, आप अपने अब आपको सरकार को, संगठन को, ऊपर बैठे लोगों को इनका लाभ बड़े स्तर पर, आप संगठन के माहिर हैं, आप चुनाव प्रबंधन के माहिर हैं, आप चुनाव जिताने के माहिर हैं, जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी चुनाव जिता के आएंगे, ऐसा नहीं है। तो इनका प्रयोग हम भी चाहते हैं कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मदन जी को दी जाए, यहाँ नए कार्यकर्ताओं को लाया जाए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ उज्जवल पंडित जी, जिन्होंने पूरी बात को बेबाकी से बताया कि कैसे विधानसभा हरिद्वार का विकास और अच्छा हो सकता है अगर और ऊर्जावान किसी व्यक्ति को चेहरा भाजपा से बनाया जाए और मदन जी को कोई नई जिम्मेदारी दी जाए जिससे भाजपा की जड़ें और मजबूत और अच्छे से फैल सकें। तो अब विधानसभा चुनावों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर आप इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।